स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। ओके, वर्चुअल कैमरा इज ऑफ। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करेंगे, इंतजार करें, शुरू करें क्या? चलो, तो इसको कर देता हूँ मैं फुल स्क्रीन पे। किधर गई है? क्या दिखेगा? अच्छा, चलो। तो चैप्टर 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 फोर चैप्टर फोर चैप्टर फोर चैप्टर फोर हम लोग स्टार्ट किया है। चैप्टर, हाँ, हेलो, हेलो। अच्छा। चैप्टर फोर हमने स्टार्ट किया था, उसमें इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को लेकर बात किया था। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में डिवेंचर ट्रस्टी और डिवेंचर ट्रस्ट डीड, ये दो टुकड़ों के ऊपर हमने बात कर ली थी। उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखना था, तो हम थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। यस यस, अभी कोई बात नहीं, नोटबुक में लिखना है। ये डिवेंचर ट्रस्टी, मैं इसको फुल स्क्रीन पे दे दे रहा हूं। ये फुल स्क्रीन पे देख लो, फुल स्क्रीन पे देख लो। डिवेंचर ट्रस्टी, एनी कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500% फॉर डिवेंचर्स। या कंपनी इशू करता है सिक्योरिटी डिवेंचर। चलो चलो, अब आपसी बात खत्म करो, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। कोई भी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कोई भी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है या 500 से ज्यादा डिवेंचर्स इशू करती है, तो उसे डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। एक या एक से ज्यादा डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट क्यों किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं? चार्ज क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट चार्ज। अब ये चार्ज क्या है? चार्ज क्रिएट किया जाता है, एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? एसेट को मोर्गेज पर रखा जाता है। बहुत बढ़िया। डिवेंचर ट्रस्टी कस्टोडियन बन जाता है उस पर्टिकुलर चार्ज का। अपॉइंटमेंट ऑफ डीटी, डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने से पहले अपॉइंट किया जाता है। उसकी लिखित सहमति ली जाती है और उसके अंदर उसका नाम लिखा जाता है। ये कुछ बातें हैं, ये आपको लिखनी है डिवेंचर ट्रस्टी को लेकर। हाँ, इधर लड़ाई चालू है, लड़ने दो। इधर लड़ाई चालू है, लड़ने दो। अपन बढ़ते आगे। चलो, स्टार्ट करते हैं वापस से। एक मिनट, ब्लैक से हटा दो, दो कलर गायब हो रहे हैं। चलो, महान झंडा हटाने से बाद महान नहीं रहा नहीं होता है। आधा दिख रहा है, आधा नहीं, ग्रीन गायब हो रहा है। चलो, ओके ओके ओके, देखो देखो, डिवेंचर ट्रस्टी के ऊपर कुछ बातें हमने की थी। इसको मैं एक बार डिस्कस करके खत्म कर दे रहा हूँ और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। डिवेंचर ट्रस्टी, यस यस, बड़ा, यस बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़ा है तो बेहतर है। यस, ये देखो, ध्यान से सुनना। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने की जरूरत, या कौन सी कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है? तो कोई भी ऐसी कंपनी जो सिक्योर डिवेंचर्स इशू कर रही है, उसको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और डिवेंचर इशू कर रही है, यानी कि पब्लिक में इशू किए जा रहा है, तो डिवेंचर ट्रस्टी चाहिए। अगर आप पब्लिक में इशू नहीं कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें 200 500 लोग से ज्यादा है, तो जनरली पब्लिक ही हो जाता है वो। तो 500 लोग से ज्यादा को डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, तो आपको उनका एक नेता, एक डिवेंचर ट्रस्टी बैठाना होता है। डिवेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है भाई? डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उनका काम होता है। कंपनी क्या करती है? चार्ज क्रिएट करती है एसेट्स पे। अब कंपनी की खुद की एसेट्स हो या फिर उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी, एचएस का मतलब यहाँ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, अगर हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो हम होल्डिंग, वो सब्सिडरी हो गई, तो वो कंपनी हमारी सब्सिडरी हो गई। अगर कोई दूसरी कंपनी हमें कंट्रोल कर रही है, तो वो हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई। तो आपकी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी के किसी भी एसेट को चार्ज, उस पर चार्ज क्रिएट करना,
अब बात ये होती है चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या? क्या शब्द से वाकिफ है? चार्ज क्या होता है? चार्ज, व्हाट इज चार्ज? हर्ष, यस, हाँ, प्राइस, हाँ प्राइस नहीं है कॉर्पोरेट लॉ का लैंग्वेज में, बट ठीक है आपने बोला, यस। आशु सोचे, सोचा, अभी नहीं सोचा, नहीं सोचा, अभी नहीं सोचा, यस। वंश, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रही हो। हाँ, बोले, वो एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी, मोर्गेज रखना, एज ए सिक्योरिटी रख देना। भाई अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसके सामने क्या सिक्योरिटी पर एसेट रखनी होती है। तो यहाँ पर जब भी कंपनी लोन लेती है, जब भी कंपनी सिक्योर्ड लोन लेती है, लोन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। निशान, निशान, लोन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। जब भी कंपनी सिक्योर्ड लोन लेगी तो जाहिर सी बात है उसके सामने सिक्योरिटी रखेगी। तो जब भी कंपनी कोई एसेट सिक्योरिटी पे रखती है तो क्या बोलते हैं? एसेट चार्ज पे रखी है। एसेट सिक्योरिटी पे रखी है, इसको क्या बोलते हैं? एसेट चार्ज पे रखी है। तो कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी, इसका मतलब क्या है? उनके सामने कोई संपत्ति रख देगी कि कल को हम पेमेंट डिवेंचर होल्डर की नहीं कर पाए तो ये संपत्ति बेचकर आप अपनी पेमेंट ले लेना। क्या बात पकड़ में आ रही है? यस, ओके। का जो डीटी होता है उस पर्टिकुलर चार्ज का, यानी कि उस एसेट का कस्टोडियन बनता है, यानी कि उसका ख्याल रखता है कि कंपनी उसे बेच ना दे। अपॉइंटमेंट ऑफ डीटी, डीटी का अपॉइंटमेंट प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने से पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका नाम लिख के दिया जाता है कि डिवेंचर ट्रस्टी कौन होगा, और न सिर्फ हम उसे अपॉइंट करेंगे, उसकी सहमति लेना जरूरी है, उसकी लिखित सहमति, रिटर्न कंसेंट उसकी चाहिए होती है हमको, कंपनी को, तो जाके हम उसको अपॉइंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, ये छोटी सी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स किसके लिए है? डिवेंचर ट्रस्टी के लिए। अब डिवेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट साइन होता है उसे क्या बोलते हैं? डिवेंचर ट्रस्ट डीड। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उसमें बताया जाता है कि क्या पावर्स और ड्यूटीज है डिवेंचर ट्रस्टी की, उसमें बताया जाता है कि क्या राइट्स होंगे डिवेंचर होल्डर्स के, उन्हें क्या इंटरेस्ट वगैरह सब मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है। नंबर वन, कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको रोक दूंगा, आपको लिखने का मौका दूंगा। पहले एक बार देख लो आप। कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डीटी, टर्म्स एंड कंडीशन रिटन ऑन डीटीडी। डीटीडी इज व्हाट? डिवेंचर ट्रस्ट डीड। डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या लिखा होता है? टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, डिवेंचर्स इशू करते हैं तो उनसे संबंधित डिवेंचर होल्डर्स के लिए। लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द एसेट ऑफ कंपनी टू द डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक है, आगे क्या कहता है? डीड डिफाइंस, डीड में क्या लिखा होता है? राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर के क्या राइट्स होंगे? डिवेंचर होल्डर को कभी वोटिंग राइट नहीं होता है, इतना तो मालूम है अपने को। वोटिंग राइट्स किनको होता है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर भी दो तरह के, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो कौन से वाले के पास वोटिंग राइट्स? इक्विटी के पास होते हैं। अब दूसरी बात करें और क्या लिखा होता है? पावर एंड ड्यूटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, ये अग्रीमेंट में लिखा होता है। डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या क्या लिखा है, अगर ये जानना चाहते हैं डिवेंचर होल्डर्स या फिर मेंबर्स, तो जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस डीड का। कंपनी के ऑफिस में कागज पड़े रहता है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारे घर पे कॉपी भेज दो, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि फोटोकॉपी की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। अगर वो 40 पेज की है तो वो 40 पेज का 30 रुपया जो भी फोटोकॉपी कॉस्ट लगता है, वो 30 रुपया पे करो, आपको कॉपी मिल जाएगी ऑन फीस। यू कैन टेक कॉपीज ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डीड। बात समझ में आता है? तो कॉपी डैश फी लिखा है मैंने, अगर आप उसकी कॉपी लेना चाहते हैं यू हैव टू पे फी। क्लियर? ओके, मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे दे रहा हूं, एक बार इसको लिख लो, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे आज के लिए। ये हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था, ये सारा का सारा तो वो है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं आपको। चलो मैं सब मान के चलूं कि अच्छा, जो लोग ऑनलाइन सिर्फ देख रहे हैं वो पॉज करके लिख लें इसको, और आप लोग तो लिख चुके हैं। हाँ हाँ, नहीं, पॉज करके रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर कल को आप ही देखोगे, तो आपको इन केस कभी लिखना रहेगा तो उसको पॉज करना। हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। कैमरा बंद, कैमरा बंद। हाँ, मला लच आवडती, आवडती, आवडते, ओके ओके ओके। मला राईट क्लिक करण द्या, फुल स्क्रीन करण द्या,
रूम दिया, सीख जाऊंगा यार, क्योंकि अभी राज भाई साहब बोल रहे हैं सीखो, तो अभी सीखना पड़ेगा मराठी, है ना। चलो हाँ, मन से बोलो, मन से बोलो, मन से बोलो। अब मेरे को तो वैसे ही बड़ा पसंद है यार राज ठाकरे, बहुत सही बंदा है। आपकी पूरी राजनीति में ना, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ही तो बंदा है जिसको सुनने में मजा आता है। हाँ, पावर है, पावर है, बंदे में बात है। चलो, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, डिवेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में हमने जितना डिस्कशन किया उतना यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ओके है? जो लोग लिख चुके हैं क्लियर है? अच्छा, अब सिर्फ एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी के सेशन में, और उसके बाद कर देंगे आपकी छुट्टी। तो लेट मी चेक एक बार फिर से कि ये सब ओके है। यस यस यस। अब आपके हाथ में है, आप कितना समय देते हैं उसको खत्म कर रहे हो। बिल्कुल ध्यान से सुनना, डिवेंचर्स इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है ये हमें सीखना है। इसमें कुल 11 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हमें खत्म करने हैं। आशु आगे आ जाओ, आशु आगे आ जाओ, ये आशा, अच्छा हाँ, चलो, ये क्वेश्चन ये मान के चलो एग्जाम में छप गया समझो, लिख दो विम्पी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? विम्पी। विम्पी म्हणजे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विम्पी है, ये एग्जाम में छप गया समझो। कुल कुल 25 क्वेश्चन में आपको ऐसे मार्क करा दूंगा, उसके बाहर 26वां क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान के चल रहा। उसमें 25 में से एक क्वेश्चन ये भी है, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। प्रोसीजर फॉर इशू, सुनो ना, सुनो ना, सुनना, तुम तो सुनते ही नहीं हो। सुनो, मत मारो उसको, मत मारो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे आशु को। चलो, प्रोसीजर बिल्कुल देखो देखो देखो, आपको जल्दी फ्री होना है ना, आपको जल्दी फ्री होना है तो ध्यान से सुन लोगे, बातचीत आपस में नहीं करोगे, जल्दी से फ्री कर देंगे। छोटू स्टार्ट करे क्या? यश, अरे क्या, नहीं नहीं, आप आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा लड़के को छूने का। तो बंदा स्मार्ट देखा नहीं, आप उसकी पीठ छू रहे हो, जोर से छू रहे हो भी। चलो, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, ध्यान से सुनो, प्रोसीजर सुनो ना, सुनो ना, सुनो। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर मैं लिखने के लिए आपको दूंगा, पहले आप सुन ले। पहला पॉइंट है पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। देखो, बोर्ड मीटिंग के अंदर कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है? बोर्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दो तरह से होते हैं, दो तरह के होते हैं, अब ध्यान से सुनो, अभी मैं डांट दूंगा। रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन, एक होता है शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन मतलब जो मेंबर्स की मीटिंग में पास किए जाते हैं उसे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन बोलते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पास होता है उसे बोर्ड रेजोल्यूशन कहेंगे। रेजोल्यूशन जब कोई फैसला लिया जाता है तो वोटिंग की जाती है और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लिया जाता है। शेयर होल्डर्स जो डिसीजन लेते हैं वो दो तरीके से लेते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? मेजोरिटी से। कैसे पास होता है? मेजोरिटी से। स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी से। यानी कि अगर एक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ध्यान से सुनो, अगर एक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर पास करना है मेंबर्स की मीटिंग में, तो 75% शेयर होल्डर्स की रजामंदी चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारी क्लास में भी 20 बच्चे हैं, अब हम कल का समय रखना चाहते हैं 4 से 5:30 पौने 6, वट एवर जो भी है। अब हमें इसके ऊपर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या? 75% की रजामंदी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 15 लोग सहमत हुए 20 में से, तो हम क्या मान के चलेंगे कि रेजोल्यूशन पास, और कल हम क्लास रख लेंगे। लेकिन अगर आधे बच्चे मना कर देते तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, उसे ड्रॉप माना जाता है। क्लियर है? कोई भी अहम फैसला लेना होता है, सुने, कोई भी कंपनी में अहम फैसला लेना होता है, फिर से सुने, सुनो ना, सुनो ना, है, कोई भी अहम फैसला लेना होता है कंपनी में तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। अब आते वापस, सबसे पहला काम क्या है? आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करनी है। सबसे पहला काम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करनी है, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास क्यों करना है? कुछ काम है उसको अप्रूव करने के लिए, कुछ अप्रूवल देने के बाद ही आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हो। वो कौन कौन से अप्रूवल है? नंबर 1, ये तय करने के लिए कि डिवेंचर्स का अमाउंट, कितना डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, कौन से इशू कर रहे हैं,
कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं और कौन से कर रहे हैं, कितने रुपए के, जैसे 2 करोड़ के कर रहे हैं, 3 करोड़ के कर रहे हैं, 5 करोड़ के कर रहे हैं, एक फिगर वहां लिखना होता है। दूसरा कौन सा, सिक्योर्ड कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड कर रहे हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल, ऐसे तमाम तरह के डिवेंचर्स होते हैं। तो डिवेंचर्स कौन से वाले कर रहे हैं और किस रकम पे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इश्यू करेंगे हम डिवेंचर्स, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हम इसमें इंटरेस्ट रेट कितना देंगे, इसका मेच्योरिटी कितने समय बाद होगा, 10 साल बाद इसका रिपेमेंट करना है, कब करना है, तो सेकंड चीज वो। तीसरी बात, प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर को अप्रूव करना। अप्रूव करना मतलब अगर पब्लिक में इशू किया है तो डिबेंचर ट्रस्टी का नाम होना चाहिए, तो प्रोस्पेक्टस को पूरा पढ़ते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर आरओसी के पास हो जाता है। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी 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 किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है इशू करने के लिए। एक बार मेरी बात फिर से सुने, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए प्रोसीजर को समझने की कोशिश करो। कंपनी के अंदर 2 ऑर्गन्स होते हैं काम करने वाले, डिसीजन लेने वाले, 2 ऑर्गन्स होते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां बैठकर काम करते हैं और मालिक घर पे बैठते हैं। अगर आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हैं तो आप रिलायंस के मालिक हैं, अरे हाँ या हाँ, आप शेयर होल्डर है तो आप मालिक हैं। लेकिन अगर रिलायंस को किसी भी तरह का कोई भी उधर काम करना है तो ऑफिस में बैठे लोग काम करेंगे कि आपको बुला के काम करेंगे, ऑफिस ऑफिस में कौन बैठा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कल को डिबेंचर्स इशू करने हैं अगर रिलायंस को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू करेंगे। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गड़बड़ कर दी तो डंडा जो पड़ेगा वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पड़ेगा कि आपको घर बैठे पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो सबसे पहला काम डिवेंचर इशू करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि कितने का डिवेंचर इशू करना है, कौन से टाइप का इशू करना है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाली है, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में डिवेंचर ट्रस्टी का नाम या ऑफर लेटर जो भी है उसको अप्रूव करना, ये सारे काम किसके होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 4 पॉइंट देखो, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टीज और उनकी रिटर्न कंसेंट लेने का काम इनका। कॉल ईजीएम, ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीटिंग दो तरह की होती है, एक एजीएम एक ईजीएम। एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, ये साल में एक बार होती है, और ईजीएम साल में जितनी बार बुलाओ, जब भी आपको कोई अहम फैसला लेना होता है आप ईजीएम बुला सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तब बुलाते हैं जब बोरोइंग पावर्स, मान लो हमारी कंपनी की बोरोइंग पावर से 100 करोड़, मान लो हमारी कंपनी की बोरोइंग पावर से 100 करोड़, हमने ऑलरेडी 80 करोड़ का कर्ज ले रखा है। कितने का ले रखा है, 80 करोड़ का कर्ज ले रखा है। अब हम 50 करोड़ के डिबेंचर्स और इशू करना चाहते हैं, तो हमारा टोटल बोरोइंग 130 करोड़ हो जाएगा, अरे हाँ यहाँ। तो जबकि हमारी बोरिंग पावर तो 100 करोड़ है, और ये एक्सीड कर रहा है हमारी बीपी, बीपी म्हणजे बोरिंग पावर, हमारी बोरिंग पावर एक्सीड कर रही है जो उसकी लिमिट थी। तो हमें शेयर होल्डर को बुलाकर एक स्पेशल सोल्यूशन पास करा के उनका अप्रूवल चाहिए होता है। फिर से सुनो, अगर हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू करने से हमारी बोरिंग पावर्स की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं हो रही, तो ईजीएम बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पावर्स है, बोर्ड के पास पावर्स है कि भैया इतना तो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लिमिट को हम एक्सीड कर रहे हैं, यानी कि कर्ज लेने की लिमिट हमारी 100 करोड़ है लेकिन हम 150 या 120 करोड़ पे जा रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर की रजामंदी चाहिए। तो उसके लिए उनका एक मीटिंग कॉल किया जाता है। तो कॉल ईजीएम इफ बीपी, बीपी म्हणजे काय, बोरिंग पावर्स। जब आप बीपी लिखेंगे तो उसको उसको ब्रैकेट में तीर लगा के आप क्या लिख देना वहां पर, बोरिंग पावर्स। आपको मैं समय दूंगा, ये देखो लिखा है कॉल ईजीएम इफ बीपी टू बी इंक्रीज्ड, अगर बोरिंग पावर्स बढ़ रही हैं या उसकी लिमिट को एक्सीड कर रहा है जो हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। इसके बाद ऑथराइज बोर्ड टू ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज ऑथराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या है, जो संपत्ति है उसको सिक्योरिटी पे रखना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। और दूसरा, बोर्ड को एक सेपरेट बैंक अकाउंट, देखो हमने शायद बात किया था जब हमने चैप्टर 3 पढ़ा था कि जब शेयर से पैसे आते हैं ना, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो जाता उसे एक अलग अकाउंट में रखते हैं ताकि वो खर्च ना हो जाए हमसे, और जब पूरा मिनिमम आ जाता है उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं, तो उसको एक अलग खाते में रखा जाता है। तो सेम डिवेंचर्स का जो पैसा आता है उसको भी हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक में,
वहां पर रखा जाता है। तो ये सारे काम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करने के लिए करना होता है। बात समझ में आती है? दिस इज पॉइंट नंबर 1। टोटल 11 पॉइंट्स, बाकी सारे इसके वन लाइनर्स है, यानी कि आपका जो दम लगाने वाला पॉइंट है वो नंबर 1 है। अगर आपने पॉइंट नंबर 1 में अगर कोई 4 बातें लिख दी ना, तो मान के चलो उसे ऐसा लगेगा, जो आपकी कॉपी जांचेगा कि आप में अक्ल है, आपको बनता है, आप पढ़ कर आए हो। यस, बाकी सब वन लाइनर्स है, बाकी सारी की सारी चीजें एक आध में होगा, हो सकता है 2 बातें होंगी, लेकिन अच्छा वो सारी बातें जो होंगी ना, अब जो हम बात करेंगे वो सारी बातें कहीं ना कहीं पिछले सेशन में हम कर चुके हैं, पर एक बार फिर से सुनो। हम क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बस रेडी करके छोड़ेंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया अगर हम डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहला काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उसके अंदर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या करने के लिए? ये तय करने के लिए कि कितने रुपए के डिबेंचर्स हमें इशू करने हैं और कौन से इशू करने हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है। तीसरी बात, प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर को अप्रूव करने के लिए कि प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स डाल दी है, प्रोस्पेक्टस में उस आदमी का नाम डाल दिया है जिसे अपॉइंट किया है एज ए डिवेंचर ट्रस्टी, क्या उसकी लिखित सहमति, भाई किसी का भी नाम, इसके मान लो हर्षल का नाम हम लिख दे, ये डीटी है, ये तो बनना ही नहीं चाहता, ये बोले साहब जबरदस्ती मेरा नाम डाल दिया, तो इनकी एक रिटर्न कंसेंट भी चाहिए ना कि हाँ मैं बनने को राजी हूं, क्योंकि ड्यूटी भी आएगी इनकी। आप प्रैक्टिकली सोचो, चलो बाद में लेते हैं। उसके बाद अगर अगर बीपी की लिमिट एक्सीड कर रहे हैं डिबेंचर्स इशू करने के बाद, तो भाई साहब ईजीएम कॉल करके एक एसआर पास कराना पड़ेगा आपको। और आखिरी बात, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा, कहां? शेड्यूल्ड बैंक में। एसबीआई वगैरह शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक में सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा और वहां पर पैसा जमा होता है। और आखिरी बात, बोर्ड ये को ऑथराइज करेंगे कि भैया आप कंपनी की जमीन या जो भी एसेट है उसको चार्ज पे रख सकते हो, क्योंकि आप डिबेंचर इशू करने वाले हो। अभी इशू किया नहीं है, पहला कदम है अप्रूवल्स का है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करने वाला है। ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 पॉइंट्स एक साथ डिस्कस करेंगे, लिखने को दूंगा मैं। सुन मयूरी, बस खत्म होने वाला है। देखो देखो, मजा आएगा, फोन से ज्यादा मजा आएगा। देखो, होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम, पास एसआर, ब्रैकेट में लिखा है इफ बीपी इंक्रीज्ड। क्या ये वही बात नहीं है जो ऊपर करके आए हम? लेकिन आपके इंस्टीट्यूट, आपकी जो बुक है, वो बुक ने आपको अलग से इस पॉइंट को दिया है, तो दैट इज अ लॉटरी, क्योंकि हम ऊपर ये बात करके आए हैं। ओके है, पॉइंट नंबर 2 इज ओवर। पॉइंट नंबर 3, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। देखो क्या होता है, आप लोन लेंगे तो आपको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, क्रेडिट क्रिसिल वगैरह होती है ना, उससे क्रेडिट रेटिंग लेके रखनी होती है और प्रोस्पेक्टस में लिखनी होती है, बात खत्म। कोई भी डिवेंचर, आप प्रैक्टिकली सोचो, कंपनी क्या करेगी, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस जारी करेगी और बोलेगी हमें लोन चाहिए, तो आप किसी साफ छवि वाले को लोन देंगे या किसी को भी लोन दे देंगे? कोई साफ छवि। तो साफ छवि ये तय कौन करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। वो ट्रिपल ए, डबल ए बी, बी सी डी ऐसे करके, वो रेटिंग में कौन सी रेटिंग पे एक्सीलेंट होता है और कौन सी रेटिंग ऐसी होती है कि यार ये तो एकदम छटा हुआ बदमाश है, इसको तो 1 रुपया नहीं देना, वो अपन बात करेंगे जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहां पर बस इतना है कि जब भी हम डिवेंचर्स इशू करने जाएंगे तो आप क्या करें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है उससे रेटिंग ले लो और वो रेटिंग को कहां लिख दो आप? प्रोस्पेक्टस में, ताकि जो हमें कर्ज दे रहा है उससे पारदर्शिता रहे, उससे किसी तरह का कोई तथ्य छिपाया न जाए, कोई फैक्ट कंसील ना रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, छुपी हुई मत रखो कोई बात, डंडा पड़ेगा जोरदार। बात समझ में आ रही है? ओके, नंबर 3 इज ओके। Number 1 is what? Pass a board resolution in board meeting. Number 2, call EGM. EGM में क्या करेंगे? एसआर पास करेंगे अगर बीपी का लिमिट एक्सीड करता है। बीपी म्हणजे काय? वाह यार, शाबाश। नंबर 3 इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग, वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और उस वो जो रेटिंग हमें देंगे उसे कहां हम मेंशन कर देंगे, ताकि जो हमें कर्ज दे रहा है वो जान पाए कि हमें देना चाहिए कि नहीं, हमारी औकात उसके सामने आना चाहिए। ओके यार, ये माइक बीच में बंद तो नहीं होता वो पहले वाले की तरह? ओके, नहीं पहले वाला हो जाता था तो
अरे वाह, ये तो एकदम नया है। चलो, फाइलिंग विद आरओसी। आरओसी म्हणजे कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसको मालूम नहीं था आरओसी? चलो आप, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देखो, आपने जो भी कागज तैयार किए हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह, सब कुछ किसके पास आपको जमा कर देना है? रजिस्ट्रार के पास। ये कौन जमा करता है? सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। कौन जमा करता है? कंपनी सेक्रेटरी। उसका नाम क्या होता है? सिमरन। वेरी गुड। तो सिमरन क्या करेगी? सिमरन सारे कागज इकट्ठे करेगी, प्रोस्पेक्टस की कॉपी, एसआर वगैरह अगर कुछ पास किया तो विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिनों के अंदर मुंह पे मारेगी आरओसी के। आरओसी धूल ले जाके देखेगा, बोलेगा वाह सिमरन तुमने तो पूरा काम अच्छे से किया है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। नंबर 5, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ये जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अंडरराइटर को अपॉइंट कर सकती है। यस, भाई अगर कंपनी चाहती है कि यार उसको लग रहा है कि यार मेरे को लोग लोन देने को राजी होंगे नहीं होंगे, आप अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करो, उसे कमीशन दो। तो एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नंबर 6, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। अब प्रोस्पेक्टस या जो ऑफर लेटर है उसको इश्यू करेंगे। प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? जब आप पब्लिक में डिबेंचर्स दे रहे हैं। और ऑफर लेटर कब किया जाता है? जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को कर रहे हैं। ये बात हम कर चुके हैं शायद पहले भी, राइट? कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ नया आ रहा है, कुछ कुछ। ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक, ये पॉइंट नंबर 7 है। क्या अपन ऊपर बात करके नहीं आए? रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। हाँ, एप्लीकेशन मनी। जैसे डिवेंचर होल्डर्स डिवेंचर्स अपन इशू करते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे शेयर्स इशू होते हैं, वैसे ही डिवेंचर्स भी इशू होते हैं। उनसे पैसा आता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जनरली क्या होता है वन शॉट पूरा आ जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन मनी अगर अलग से तोड़ के रखी गई है कि 5 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, तो जो भी एप्लीकेशन मनी तय की गई है, तय समय अंतराल के अंदर आपके पास आ जानी चाहिए। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी विद इन टाइम पीरियड। ये पीडी मतलब पीरियड है, ये मैंने लिखा है शॉर्ट में, पीडी। पीडी मींस पीरियड मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ भैया 10 दिनों के अंदर आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए, उसके बाद हम एप्लीकेशन मनी लेना स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, खिड़की विंडो हमारी बंद हो जाएगी। तो वो 10 दिन के अंदर मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस, वो समय तक आप एप्लीकेशन मनी लेते रहिए। होल्ड बोर्ड मीटिंग वंस अगेन। पहले बोर्ड मीटिंग अप्रूवल के लिए थी, अब अलॉटमेंट को अप्रूव करना कि भैया मान लो कि हमने 1 लाख डिवेंचर्स इशू करने की बात करी है, तो 1.5 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो किसको अलॉट करना है, किसको पैसे वापस पकड़ा देने हैं, वो कंपनी देखेगी, ध्यान रखेगी। तो वो उसके लिए बोर्ड मीटिंग की जाएगी और बोर्ड में तय किया जाएगा किसे अलॉट करना है, किसे रिजेक्ट करना है। आफ्टर इशू क्लोजेस, जब इशू क्लोज होता है मतलब सब्सक्रिप्शन आपके पास आ जाती है, बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड, बोर्ड मीटिंग की जाएगी ये तय करने के लिए, अप्रूव करने के लिए अलॉटमेंट को, एंड क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज क्रिएट करने और अलॉटमेंट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से सुनो, पहली बोर्ड मीटिंग की थी ऑथोराइज करने के लिए कि तुम कर सकते हो, चार्ज क्रिएट कर सकते हो, कंपनी की जमीन है उसको सिक्योरिटी पे रख सकते हो, ये ऑथोराइजेशन मिला था, यहां पर कर दिया। आप समझ रहे हो? आपको ऐसा, कुछ बच्चों को ऐसा शायद लग सकता है कि भाई ये जो क्रिएशन ऑफ चार्ज ऊपर ही हो गया तो फिर नीचे क्यों हो रहा है? ऊपर ऑथोराइज कर रहे थे कि तुम ऐसा कर सकते हो, यहां पे चार्ज क्रिएट कर दिया है, इसलिए बोर्ड मीटिंग बुलाई है। क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 10, इश्यू ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट। अलॉटमेंट प्रोसीजर कितने समय में खत्म हो जाती है? 60 दिनों में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। आपका एप्लीकेशन मनी मुझे मिल गया, हमारी कंपनी को मिल गया, 60 दिनों के अंदर हम अलॉट कर देंगे। और एक बार आपको अलॉटमेंट कर दिया तो उसके 6 महीने के अंदर आपको हम क्या दे देंगे? सर्टिफिकेट दे देंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। ये तो फुद्दू सी बात है, ये कह रहा है कि भैया आप एक रजिस्टर बनाओगे, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है ऐसे ही रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स होता है। तो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर है, उसमें नाम लिखेंगे कि रमेश, सुरेश, पप्पू, छोटू, कालू, ढोलकपुर। तो जिसको अपन ने डिवेंचर्स इशू किए हैं उन सबके नाम, पते, ये सारी चीजें लिख देंगे। अरे हाँ या हाँ?
रजिस्टर में एंट्री विद इन 7 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है अलॉटमेंट को वहां से। अच्छा सोचो, अगर कंपनी ने डीमैट इशू किया, डीमैट मतलब क्या होता है, ऑनलाइन, तो इलेक्ट्रॉनिक अगर किया है तो इलेक्ट्रॉनिक तो अपने आप सेव हो जाते हैं, तो रजिस्टर में नाम लिखने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट वही है, इन केस ऑफ डीमैट फॉर्म इशू दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि रजिस्टर में एंट्री करने का सीन यहां पर नहीं है। एन ए का मतलब मेरा यहां नॉट एप्लीकेबिलिटी से है। सीन क्लियर है? एक बार ऊपर से आते हैं, उसके बाद मैं आपको लिखने को दे दूंगा। बिल्कुल ध्यान से विम्पी है ये प्रोसीजर, और एग्जाम में ये मान के चलो कि पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और संभावनाएं क्या है? छप चुका समझो। 11 पॉइंट्स है, 11 में से 6 बातें तो मतलब आपको बैठे बैठे तैयार हो जाएगी। उसके बाद 2-4 बातें ऐसी होगी जो एक बार और दिखोगे तो तैयार हो जाएगी। फिर से सुनो, अगर आप डिवेंचर्स इशू करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग बुलाएं, उसके अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें। बोर्ड रेजोल्यूशन किस बात पर पास करें? भैया कुछ बातें अप्रूव करनी होती है। वो क्या होता है कि भैया अमाउंट तय करना पड़ेगा कि कितने का डिवेंचर्स हमें इशू करना है, टाइप्स कौन से डिवेंचर्स हमें इशू करने हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। अब जब टर्म्स एंड कंडीशंस में जाएंगे तो जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड में लिखी होती है वही यहां पर लिखी जाएंगी। अरे हाँ, यहाँ किन शर्तों में डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर जो होता है उसको अप्रूव करेंगे, डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया है उसे अप्रूव करेंगे, उसकी लिखित सहमति रिटर्न कंसेंट ली जाएगी, ईजीएम कॉल करेंगे, अगर बीपी की लिमिट को एक्सीड कर रहा है ऑथराइज किया जाएगा बोर्ड को 2 काम के लिए। पहला, सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो शेड्यूल्ड बैंक के लिए, और दूसरा, आप कंपनी की एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकते हो, न सिर्फ कंपनी की बल्कि उसकी एचएस, ब्रैकेट में आपने एचएस लिखा होगा, होल्डिंग या सब्सिडरी। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। इसके बाद एकदम एकदम उच्च सी बातें हैं। होल्ड ईजीएम, अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो ईजीएम होल्ड करो, एसआर पास करो, खत्म। नेक्स्ट, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम 1 और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, और उसको हम मेंशन करेंगे किसमें? प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर में। नंबर 4, ये सारे कागज उठा के मुंह पे मारेगी सिमरन, किसके मुंह पे मारेगी? आरओसी के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के, विद इन 30 डेज। उसके बाद एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में कंपनी जाना चाहे बिल्कुल जा सकती है डिवेंचर्स इशू करने के लिए। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर। प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाएगा? अगर पब्लिक को है, और ऑफर लेटर किसके लिए होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। लेटर ऑफ ऑफर भी होता है राइट इशू के लिए, लेकिन उसके लिए मत जाओ आप। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी विद इन टाइम मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस, होल्ड बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग दोबारा से किस काम के लिए? 2 काम के लिए, ध्यान रखना। पहला क्या देके रखा है भैया आपको कि जब भी ये इश्यू हमने किया क्लोज हो जाए, यानी कि सब्सक्राइब जिसका पैसा आना था आ गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है? अलॉटमेंट को अप्रूव करना है कि किस किस को देने हैं डिवेंचर्स। अरे हाँ, तो अलॉटमेंट को अप्रूव करने के लिए प्लस सिक्योरिटी को चार्ज में रखने के लिए, ये 2 काम करने के लिए मीटिंग किया। इसके बाद भैया अलॉटमेंट होने के 60 दिन, सॉरी, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के विद इन 60 डेज आप अलॉटमेंट करो, और अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर उनके मुंह पे सर्टिफिकेट मारो कि भैया तेरे नाम पे ये पकड़ तेरा डिवेंचर सर्टिफिकेट। एंड द लास्ट वन इज 7 दिनों के अंदर आप एंट्रीज कर लें किसके अंदर? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। अगर डीमेट फॉर्म में है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर ही नहीं होता वहां। टफ है क्या? एग्जाम में आता है 6-7 नंबर को, तो बड़े आराम से खींच के पेल लिख सकते हैं, खींच के फेंक सकते हैं। आपने ध्यान से सुना नहीं? तो आप चलो मैं इसको फुल स्क्रीन पे दूं क्या? ये देखो देखो आ रहा है, आया क्या? कुटे इकड़े, इकड़े क्या? हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो यहां तक आप लिख लीजिए। एक सेकंड, जो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन या वीडियो लिख रहे हैं आप इसे पॉज करके लिख लीजिए। वेरी गुड, मैं ऐसा मान के चलो अब लिख चुके हैं। ओके ओके ओके, पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 5 तक आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। एक सेकंड, बहुत बढ़िया, आप लिख चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 6 से लेकर पॉइंट नंबर 9 तक
पॉज कीजिए, ले, अरे लड़ाई मत करो, बहुत खतरनाक। उसको हाथ नहीं लगाने का वो अपना। चलो 9 to 11, 9 to 11, ओके ओके ओके। 9 हो गया था, 10 11 करना है। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप पॉज करके लिख चुके हैं सारा का सारा। ओके ओके ओके, पॉज करके लिख लो भाई जिसे नहीं लिखा है। चलो मैं आ जाता हूँ, ऐसा मान के चलो आप लिख चुके हैं। ओके 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 ओके, फुल स्क्रीन पे देता हूँ इसको। देखो जरा, देखो 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 देखो, देखो। हाँ, चलो, अरे इसको बाद में बस छुट्टी होने वाली है। अरे ए बाबू, ए बाबा, हेलो, हाँ 2 मिनट 2 मिनट, चलो। तो ये कुल 11 पॉइंट्स है। ये 11 पॉइंट्स में से आपको सबसे पहला पॉइंट अच्छे से लिखना होगा ही। पहला लिखा तो अगर ध्यान से देखेंगे उसी के अंदर बाकी के 4 पॉइंट्स भी शामिल है, तो यू कैन राइट दिस इजीली। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तब तो बड़े आराम से आप ठोक पीट के आओगे, लेकिन अगर 7 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। और कोशिश करें कि मिस एक भी ना हो 11 में से। आखिरी पॉइंट तो आपको लिखना ही है कि यार सारा काम हो गया, चलो रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। ये तो लास्ट पॉइंट होगा ही। सारा काम हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के 7 दिनों के अंदर, 7 दिन है, 7 दिनों के अंदर चिट्ठी लिख लेते हैं। अच्छा, जब रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं उससे ठीक पहले क्या होने वाला है, यार सर्टिफिकेट इशू कर दो 6 महीने के अंदर अलॉटमेंट से। उससे ठीक पहले अलॉटमेंट होने वाला है, तो एप्लीकेशन मनी जब आई थी ना, तो उसके ठीक 60 दिनों के अंदर अलॉटमेंट कर दो। उसके ठीक पहले क्या होने वाला है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने वाली है। उसके ठीक पहले क्या होने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे अलॉटमेंट को और क्रिएट करेंगे चार्ज। उसके ठीक पहले टाइम पास होने वाला है। क्या क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी ले लो, क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी, सॉरी, एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग ले लो और उसको प्रोस्पेक्टस में डाल दो। सारे प्रोस्पेक्टस ये वो सब कुछ रेडी करके आरओसी के मुंह पे मार दो। अगर लिमिट बढ़ रही है तो ईजीएम बुला के एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लो। ये तो सारी बातें हैं, बड़े आराम से इजीली इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। एकदम ज्वलंत प्रश्न है, एकदम ये मान के चलो कि आने वाला ही है। तो और मुझे ऐसा लगता है अगर आता है तो यू कैन राइट ऑन दिस। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखें। आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी की चर्चा करेंगे कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। नॉट एप्लीकेबल, एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल, बीपी मीन्स बोरिंग पावर्स। ओके, चलो चलो मैं रखता हूँ, इसको बंद करता हूँ।